हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये एक वीडियो है जो कि मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इस तरह के कई सारे वीडियोस रिकॉर्ड करता रहता हूँ मेरे चैनल में। तो लर्न टू ट्रेड, जिसके अंदर में ट्रेडिंग ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन हो रही है। लर्न टू इन्वेस्ट, जिसके अंदर में कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा हो रही है और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट थीम्स पे भी चर्चा हो रही है। तो आई होप ये सब वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा होगा और आप फ़ायदा उठा भी रहे होंगे। बिकॉज नॉलेज मिल रहा है, बट नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक और लर्न टू इन्वेस्ट के कॉन्सेप्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, वो है वैल्यूएशन। कैसे प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, कैसे पेग रेशियो, इनको यूज़ करके जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जनरली शेयर बाजार में देखा गया है कि जो कंपनीज़ हैं जो जिनमें बहुत हाई मोमेंटम होता है, वो कंपनीज के वैल्यूएशन काफ़ी हाई होते हैं। वैल्यूएशन के दो पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं डिस्कशन में। नंबर वन, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, एंड नंबर टू, पेग रेशियो, विच इज़ पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ। ये दोनों पैरामीटर पे लाइव डिस्कशन, एक एक्सेल शीट मैंने बनाया है, उस पर डिस्कशन करके ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इवन दो द स्टॉक इज प्रोबेबली हाई वैल्यूड, राइट, जिसका पीई हाई हो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया जा सकता है। तो एक्सेल सामने है, मैं सामने हूँ, देखिए, फोकस कीजिए, डिस्कशन करते हैं। तो इस एक्सेल के अंदर में हमने कुछ कुछ कॉलम्स बना रखे हैं, कुछ कुछ रोज बना रखे हैं। कॉलम्स के अंदर में है ईयर्स, FY24। मान लेते हैं कि हम लोग पहले अप्रैल को ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो FY24, 25, 26, 27, मतलब आने वाले 3 साल का हमने एक एस्टिमेट्स यहाँ पर डाल रखा है। जो रोज है उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे और ये कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है, और उस पर क्या क्या वेरिएबल्स हैं जो डिपेंडेंट है स्टॉक प्राइस के बढ़ने में। तो पहला रो है शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब बहुत सिंपल है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी ने इशू कर रखे हैं। करंट मार्केट प्राइस, जो कि बेस मार्केट प्राइस है, जैसे मान लेते हैं कि 600 रुपया पर शेयर इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है, तो बेस मार्केट कैप हो गया 1200 करोड़। सो फॉर आवर मैथमेटिक्स पर्पस आने वाले 3 साल के अंदर में हमने 1200 करोड़ का मार्केट कैप को बेस मार्केट कैप मान लिया है। सेल्स इस साल जो FY24 खत्म हुआ 500 करोड़, ये सेल्स ग्रोथ नेक्स्ट ईयर होगा 600 करोड़, फिर होगा 750 करोड़, फिर होगा 975 करोड़। अब ये सेल्स का डेटा कहाँ से आया है? बेसिकली कंपनीज का जो मैनेजमेंट है वो गाइडेंस देती हैं, और हर क्वार्टर के अंदर में गाइडेंस देती है, हर ईयरली कॉल्स जो करती है उसमें भी गाइडेंस देती है, और वो हमारे लिए एक वेरिएबल है। हम सेल्स को अपने हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। हमको मैनेजमेंट जो कॉन कॉल में गाइडेंस दे रही है, हमको उसको बेस करना पड़ेगा। सेल्स क्यों ऐसा प्रोजेक्ट किया जाएगा इज ऑल्सो डिपेंडेड अपॉन कि हिस्टोरिकली कंपनी ने क्या कोई केपेक्स किया है, नया फैक्ट्री डाला है, क्या सेक्टर के अंदर में किसी तरह का टेलविंड है, एक्सपेक्टेशन क्या है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को मिला के नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे इस साल सेल्स ग्रोथ 20% था, माना जा रहा है FY25 में सेल्स ग्रोथ 20% होगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि कोई फैक्ट्री बनी थी, वो फैक्ट्री चालू हो रही है, तो सेल्स जो है वो 25% ग्रो करेगा, और FY27 में सेल्स जो है वो 30% ग्रो करेगा। तो इसीलिए इसी ग्रोथ के आधार पे सेल्स का नंबर को जो है वो एक्सट्रपोलेट किया गया है। पैट मार्जिन का मतलब हुआ कि कंपनी इवेंचुअली लास्ट में कमा कितना रही है, कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स जो है वो पैट मार्जिन है। जैसे यहाँ पर 10% पैट मार्जिन को कांस्टेंट माना गया है। इस पर भी वेरिएबिलिटी हो सकती है। हो सकता है मैनेजमेंट बोले कि 2 साल बाद हम XYZ काम करेंगे जिससे हमारा पैट का मार्जिन और बेटर होगा। जो कमोडिटीज ड्रिवन कंपनीज है, जिनका रॉ मटेरियल कमोडिटीज है, उनका पैट मार्जिन में थोड़ा सा वोलेटिलिटी हो सकती है, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वो अल्टीमेटली पैट मार्जिन को इम्पैक्ट करता है। फॉर आवर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन लोग 10% पैट मार्जिन यहाँ पर फिक्स मान ले रहे हैं, तो इसका मतलब पैट जो है, जो कि सेल्स से लिंक्ड है, 10% ऑफ दिस सेल्स जो है वो पैट है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मार्जिन में, तो 20%, 20%, 25% और 30%। आप ये एक चीज देख रहे होंगे कि पैट मार्जिन
और सेल्स मार्जिन में ग्रोथ, पैट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ के अंदर में डिफरेंस है। स्वाभाविक से बात है, डिफरेंस हो सकता है क्योंकि सेल्स ग्रोथ का एक जो स्ट्रीम है वो बहुत अलग होता है और हो सकता है पैट का स्ट्रीम अलग हो, दोनों एक ही डायरेक्शन पे हो सकता है ना मूव करे। कंपनी जो है वो प्रोडक्टिविटी बेटर कर रही हो, कंपनी का जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा तो ऑब्वियसली पैट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा विजा विज द सेल्स। तो मार्जिन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, ग्रोथ रेट अलग अलग हो सकते हैं। इससे हम निकालते हैं पीई। व्हाट इज पीई? पीई जो FY24 में मैंने पीई लिखा है ये है ट्रेलिंग पीई और उसके बाद का जो पीई है वो है फॉरवर्ड पीई। ठीक है, बेस हमने करंट वही रखा है। देखिए करंट मार्केट कैप जो हमारा बेस है, इसीलिए हम फॉरवर्ड पी निकाल पा रहे हैं। तो 24 का पी कैसे निकला? 1200 करोड़ 1200 करोड़ का मार्केट कैप डिवाइडेड बाय पैट, इससे हमारा निकल गया 24 का पी। बहुत सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और पेग रेशियो भी साथ साथ में निकाल लेते हैं। पेग मतलब अभी आज के रेट में इस कंपनी का पेग क्या है? पेग इज नथिंग बट जो पीई है डिवाइडेड बाय ग्रोथ। ग्रोथ किसका? पैट का ग्रोथ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेल्स का ग्रोथ को हम पेग में नहीं यूज करते, हम पैट का ग्रोथ को पेग में यूज करते हैं। तो 24 का मेरा पीई हो गया और पेग रेशियो 1.2। बोला जाता है कि पेग रेशियो 1 के नीचे होगा तो अच्छा है, 1.2 मतलब कंपनी एक्सपेंसिव है। ओके, पी रेशियो, हिस्टोरिकल पी रेशियो के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगर हिस्टोरिकल 15 का पी रहा है तो कंपनी महंगी हो गई है। देखिए हर इंडस्ट्री का अपना अपना पी है। अगर कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी होगी तो पी रेशियो 50, 60, 70 भी हो सकता है। अगर इंडस्ट्रियल कंपनी है तो फिर पी रेशियो जनरली कम होता है। तो पी रेशियो को हम दो भाग में भी तोड़ सकते हैं, एक है इंट्रिंसिक पी और एक है स्पेकुलेटिव पी। ठीक है, इंट्रिंसिक पी का मतलब हो गया हिस्टोरिकली इतना पी मल्टीपल तो रहा ही है, राइट। इसको क्यों रेलेवेंस मानते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज अ बेयर मिनिमम multiples which the market gives to any particular business looking at the historical data. Okay, and speculative P का मतलब हो गया इसके अंदर में मार्केट में अगर बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट है तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन पी। अगर उस सेक्टर के अंदर में टेलविंड है इट विल लीड टू इंक्रीज इन पी। उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में कुछ ऐसा हो रखा है जो कि जबरदस्त दिख रहा है, इट विल लीड टू इंक्रीज इन पी। तो जितने भी पी री रेटिंग होती हैं बियॉन्ड हिस्टोरिकल पी वो स्पेकुलेटिव पी में है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है डाई डाउन हो जाए जैसे जैसे स्पेकुलेशन का इफेक्ट खत्म होता है। जैसे अगर मार्केट बुलिश मार्केट से मॉडरेटेड मार्केट हो जाएगा तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में पी जो है वो मॉडरेट कर जाएगा, तो इस स्टॉक में भी स्पेकुलेटिव पी थोड़ा कम हो जाएगा। सेक्टर के अंदर में आज वो टेलविंड दिख रही है बट हो सकता है 5 साल बाद वो टेलविंड नहीं हो। अगर टेलविंड मॉडरेट हो जाती है तो स्पेकुलेटिव पी कम हो जाता है, लेकिन जो हिस्टोरिकल पी, जो इंट्रिंसिक पी है, जो बेयर मिनिमम पी है वो बरकरार रहता है इवन दो the speculative P is going down. Actually intrinsic P का भी लॉजिक है। अगर आप ये जो P है सपोज मान लेते हैं 15 इंट्रिंसिक P है तो 15 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय अगर मैं 15 करूं तो बेसिकली 6.6 हुआ जो कि टिपिकली ब्याज दर है, राइट। अगर आप P को उल्टा कर दें तो क्या हुआ? E by P which is earning yield। तो जो हिस्टोरिकल P है, जो इंट्रिंसिक P है वो जनरली अर्निंग यील्ड, एक मॉडरेटेड अर्निंग यील्ड विच शुड नॉट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्याज दर इन द इकोनॉमी, राइट। जो आज के रेट में सपोज 7% ब्याज दर है, जो 10 ईयर जिसे की हम बात करें 7% ब्याज दर है, तो बेयर मिनिमम पीई द इंट्रिंसिक पी विल बी 7% अर्निंग यील्ड, राइट। उसके बियॉन्ड जो भी है वो स्पेकुलेटिव पी है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन सेक्टर टेलविंड, मार्केट का जो एक स्पेकुलेशन है, मार्केट की लिक्विडिटी है, एंड ऑब्वियसली उस कंपनी स्पेसिफिक अगर कुछ हुआ है तो उस पर भी वो डिपेंडेंट है। तो एक बार फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मान लेते हैं कि 24 जो पीई है वो ही हिस्टोरिकल पीई है और अभी आज के रेट में जो स्टॉक 24 में ट्रेड कर रहा है वो रीजनेबल हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक बार जस्ट कुछ असम्पशंस मैंने किए, आप उसको फोकस कीजिए, फिर आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। तो ये अगर मैं बेस मार्केट का 1200 करोड़ पकड़ूं तो नेक्स्ट ईयर का पीई जिसको हम फॉरवर्ड पी बोलेंगे, इस साल का पी ट्रेलिंग पी है, नेक्स्ट ईयर का पी फॉरवर्ड पी है, तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी 20 हो गया, 1 ईयर
2 ईयर फॉरवर्ड पी 16 हो गया एंड 3 ईयर फॉरवर्ड पी 12 हो गया। उसी के आधार पे पेग भी फॉरवर्ड पेग कैलकुलेट हो सकता है। तो अगर आप देखो 3 साल बाद का फॉरवर्ड पी 12 है और 3 साल बाद का पेग 0.41 है। अब आप 3 साल का पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, तो ये स्टॉक आपको सस्ता लगने लग जाता है, राइट। अब ये जो लगने लग जाता है, इसको ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करें। यही इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है जो मैं नीचे समझा रहा हूं। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो इंट्रिंसिक पी है या एग्जिट पी जिसको आप बोल सकते हैं, वो 24 ही है। दैट मीन अभी का जो पी है 3 साल बाद इसका पी यही रहेगा, विच इज द इंट्रिंसिक बेसिक पी जो इसका रहना भी चाहिए। एक बार 24 मान लेते हैं, अपने इसको चेंज करेंगे, बट एक बार मान लेते हैं अगर ये 24 ही रहेगा तो स्टॉक का प्राइस जो है वो तकरीबन 2340 हो जाएगा, कंसिडरिंग द अर्निंग जो पैट उस समय होगा 100 करोड़ का। अगर मैं उसको कंसिडर करूं और एग्जिट पी को मैं 24 ही मानूं तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 2340 हो जाएगा। इसका मतलब आज का जो स्टॉक प्राइस है 600, उसका ऑलमोस्ट एप्रिशिएशन आपको मिलेगा। मार्केट कैप, सॉरी नॉट स्टॉक प्राइस, मार्केट कैप। तो जो आज का मार्केट कैप है 1200 करोड़, ये हो सकता है 2340 करोड़, एज्यूमिंग दैट सेल्स ग्रोथ जो हमने यहां पर मैनेजमेंट का कमेंट्री से लिया वो सही है, पैट मार्जिन जो हमने मैनेजमेंट का कमेंट्री से लिया वो सही है, एंड जो एग्जिट मल्टीपल है जो इंट्रिंसिक पी है वो 24 ही है। अब थोड़ा सा इसके साथ भी खेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले खेलते हैं पीई के साथ में। अब ये जो 24 का पीई है इसमें दो कंपोनेंट है, इंट्रिंसिक पी एंड स्पेकुलेटिव पी। मान लेते हैं इंट्रिंसिक पी जो है वो 20 है और स्पेकुलेटिव पी जो है वो 4 है, ठीक है। तो एग्जिट मल्टीपल्स में मैं क्या बोल रहा हूं कि 20 मुझे एग्जिट मल्टीपल ही मिलेंगे, राइट, क्योंकि उसका इंट्रिंसिक पी, मान लेते हैं कि मार्केट में बुल मार्केट खत्म हो गया या टेलविंड सेक्टर का कम हो गया, तो हम मेरे को एग्जिट पी जो मिलेगा वो इसका इंट्रिंसिक पी के आधार पे मिलेगा। तो 20 ही अगर है तो मेरा अपसाइड जो है वो 50% का जो है वो 38% हो गया। मान लेते हैं कि बेयर मार्केट आ गया तो ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स के पी भी डाउन हो जाएंगे, ओके। तो अगर मैं इसको एग्जिट पी को 15 मान लेता हूं तो एक्चुअल में आज मैं अगर ये शेयर लेता हूं तो हो सकता है ये शेयर 33% गिर जाए, कंसिडरिंग इसका एग्जिट मल्टीपल्स जो है वो नीचे हो जाएगा। बट मान लेते हैं कि इस सेक्टर के अंदर में कुछ पाथ ब्रेकिंग होने वाला है और ये स्टॉक जो है लीडर है और जबरदस्त इसमें काम होने वाला है, तो अभी जो 24 का पी है ये बढ़ के सपोज 45 हो जाता है, ओके। तो एग्जिट मल्टीपल अगर 45 होगा तो ये स्टॉक के अंदर में 60-70% एप्रिशिएशन 2-3 साल में होने की पॉसिबिलिटीज है। तो बेसिकली पी क्या री रेटिंग हो रहा है या डी रेटिंग हो रहा है वो भी डिसाइड कर रहा है कि स्टॉक में कितना एप्रिशिएशन मिलेगा या कितना डिप्रिशिएशन मिल सकता है। तो ये पी वाला एग्जांपल से हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा और खेलते हैं इसके साथ में सेल्स। तो सेल्स के अंदर में हमने एक प्रोजेक्शन किया है कि इस साल 20%, नेक्स्ट ईयर 25, फिर 30। सपोज मैनेजमेंट ने कहा कि भाई मैं 2 साल के अंदर में सेल्स को 40% तक ग्रो कराऊंगा। अगर मैं इसको 40% कर देता हूं और उसके बाद वाला साल भी 40% कर देता हूं तो यहां आपको दिख रहा है एप्रिशिएशन बढ़ रहा है, गिवन दैट पीई एग्जिट पी इज 24। जनरली क्या होता है, अगर सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, पैट का मार्जिन भी सपोज एक्सपैंड कर रहा है या पैट ग्रोथ भी सेल्स ग्रोथ के साथ में बढ़ रही है, तो पी जो है एग्जिट पी जो है वो भी बढ़ जाएगा। जो आज के रेट पे 24 का पी है, ये पी भी बढ़ के कुछ तो बढ़ ही जाएगा। कितना बढ़ेगा वो मार्केट का सिनेरियो पे डिपेंड करता है। बहुत तेजी का मार्केट होगा तो पी री रेटिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, बट मान लेते हैं अपने कंजर्वेटिव होके कि ये पी भी जो है वो 35 हो जाएगा। अगर 35 का पी हो गया, सेल्स ग्रोथ भी एग्रेसिव हो गई, तो स्टॉक जो है वो 70% तक एप्रिशिएशन दे सकता है। तो जो स्टॉक आज के रेट में हमको 24 का पी दिखता है, 1.2 का पेग रेशियो में दिखता है, वो स्टॉक हमको अगर हम फॉरवर्ड के हिसाब से देखने लग जाए तो हमको सस्ता लगने लग जाता है। यही रीजन है कि महंगे स्टॉक्स भी लोग खरीदते हैं। 100 पी, 150 पी, 200 पी के स्टॉक्स भी लोग आज खरीदते हैं क्योंकि उसके अंदर में ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है। अच्छा, हम ये वेरिएबल 3 साल के खाली हमने एक्सेल शीट बनाया है, यही हम अगर 10 साल का बना लेते हैं
और हम 10 साल का फॉरवर्ड को देखना चालू कर देते हैं तो ये अप्रिशिएशन को और एग्रेसिवली दिख जाएगा, बिकॉज सेल्स ग्रोथ का कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा होगा। तो बेसिकली इफ यू आर अ फंडामेंटल इन्वेस्टर एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स बेस्ड ऑन इट्स अर्निंग, देन करंट अर्निंग, जो अभी का जो अर्निंग है, विच इज ट्रेलिंग अर्निंग, ट्रेलिंग पी, ट्रेलिंग पेग रेशियो, उसका एक रेलिवेंस है, बट it is only used to be used to predict the future, and future prediction is dependent on management commentary, is dependent on future expected PE exit, right? And it also depends on the market, कि अगर मार्केट तेज लग रहा है तो पी एक्सपेंशन होने की हाई पॉसिबिलिटीज है, अगर मार्केट लग रहा है कि ठंडा हो सकता है देन ऑब्वियसली पी री रेटिंग या एक्सपेंशन नहीं होगा, बट एटलीस्ट एवरेज पी जो कि इंट्रिंसिक पी है उसके आसपास में रहेगा, इवन दो वो रहेगा। सेल्स ग्रोथ अगर है, पैट ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन है, तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे आएगा ही आएगा। तो ये एक एक्सेल शीट है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है। आप कोई भी अपने स्टॉक का इसके अंदर में डाल के एक असम्पशंस के साथ में वो कर सकते हैं कि ये स्टॉक कितना एप्रिशिएशन यहाँ से दे सकता है। रॉकेट साइंस नहीं है, एक्सेल शीट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बट आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन, पीई, पेग एंड हाउ स्टॉक अप्रिशिएट्स और डेप्रिशिएट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे बहुत क्लियर हुआ है आपको सिखाने में भी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप यू लाइक इट एंड यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही है शेयर बाजार का होली ग्रेल जो लोग समझना चाहते हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।